बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन सियासी जमातों के इत्तेहाद के हुकूमत मुखालिफ तहरीक का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है लाहौर जलसे की सूरत में। और इस वक्त जो उनकी नॉन फ्यूचर स्ट्रेटजी मुस्तकबिल की हिकमत अमली नज़र आती है उसमें एलानिया सिर्फ फिल वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च है। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च अपोजिशन सियासी जमातें इसका ऐलान कर चुकी हैं। ये जनवरी के आखिर में होगा या फरवरी के अवाइल में। इस वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर जलसे के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आ गया है। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में किस किस्म के अल्फाज का चुनाव उस रद्द अमल में किया गया, एक तो मैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा। दूसरा, ये जो सरकारी और हतमी नतीजा आया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिसका ऐलान किया है इस जलसे के हवाले से, उस पर भी बात कर लेंगे। और उसके साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी जो तकरीर थी उसमें अहम नुकात क्या थे, किस तरीके से वो मुख्तलिफ थी गुज़श्ता तकरीरों से, उसका भी जायज़ा ले लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ। उर्दू ज़बान में किया है उन्होंने जो ट्वीट। उन्होंने कहा है कि अफसोस, पीडीएम ने वबा में इजाफे के दौरान बहुत से पैसे, वक्त और मेहनत से अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर संग दिली का मुजाहरा किया और साबित कर दिया कि उन्हें शहरियों की सेहत और सलामती की रत्ती भर भी परवाह नहीं। ये सारे हरबे मुझे एनआरओ की फराहमी के लिए ब्लैकमेल करके अपनी चोरी की दौलत बचाने के लिए हैं। मैं एक मरतबा फिर मुतलकन वाज़े कर दूँ कि कभी एनआरओ नहीं दूँगा। मज़ीद ब्लैकमेलिंग के हवाले से पीडीएम के आइंदा जो भी मंसूबे अज़ाइम हो, मेरा पैगाम बिल्कुल दो टोक है। लुटेरे जो हरबा इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें, मेरी हुकूमत कभी कोई एनआरओ नहीं देगी। और उसके बाद अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है कि तकरीबन वही तर्जुमा है। लफ्ज़ पथेटिक से आगाज़ होता है उनके रद्दअमल का। पथेटिक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। पीडीएम स्पेंड सो मच मनी, टाइम, एफर्ट एंड डिस्प्लेड अटर कैलेसनेस बाय एंडेंजरिंग पीपल्स लाइव्स ड्यूरिंग कोविड-19 स्पाइक। बाकी तकरीबन वही रद्दअमल है। लफ्ज़ पथेटिक, अगर आप जाकर इसका पथेटिक का तर्जुमा देखें अंग्रेज़ी ज़बान में और आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, काबिले अफसोस, काबिले तरस, हल्का, कम दर्जे का, घटिया क्वालिटी का, ये रद्दअमल है वज़ीर आज़म इमरान खान का। और उन्होंने ऐलान किया है उनकी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से कि वो जो मर्ज़ी हिकमत अमली इख्तियार कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे। जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसके स्टेज पर खड़े होकर नवाज़ शरीफ हों, उसके स्टेज से मरीम नवाज़ हों या दीगर कायदीन हों, वो कहते हैं कि हमें एनआरओ देने वाले अब ख़ुद एनआरओ मांग रहे हैं। इस हवाले से बात चल रही है। वज़ीर आज़म का रद्दअमल ये आपके सामने है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उन्होंने क्या तकरीर की। उनकी तकरीर जो है वो आपको मालूम है कि गुजरांवाला में उनकी तकरीर बहुत सख्त थी। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो डिबेट जनरेट की। उसके बाद कराची में उन्होंने तकरीर नहीं की। कोयटा में उन्होंने तकरीर की, दोबारा से इंतहाई सख्त तकरीर थी। और अब आते आते जब लाहौर आया तो उनकी तकरीर से दो नाम मिन्हा हो गए हैं। दो नाम मिन्हा हुए हैं। एक नाम है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का और दूसरा नाम है डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का। ये दो नाम उन्होंने निकाल दिए हैं, किसी मसलहत के तहत निकाले हैं या उनको जो है वो कुछ मजबूरियां लाहक हो गई हैं। अलबत्ता उनके बयानिए में ख़ुद एक तब्दीली आई है जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो नाम इस वजह से लेते थे क्योंकि उनके बयानियों को ये ना समझा जाए कि वो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, क्योंकि पूरी फ़ौज इसमें कसूरवार नहीं है, वो चंद लोगों को कसूरवार समझते हैं। अलबत्ता इस तकरीर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ख़ास तौर पर हाजिर सर्विस लोगों में से किसी का नाम नहीं लिया। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके हवाले से वो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ ने भी रिटायर्ड लोगों के नाम लिए हैं, नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी रिटायर्ड लोगों की बात करते हैं, लेकिन अब जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनके हवाले से बात नहीं की जा रही। नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने गुफ्तगू जो है वो एक तकरीबन 32 से 33 मिनट की तकरीर थी जिसमें उन्होंने पूरा अहाता किया, वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। उसमें उन्होंने 2 से 3 बड़े दावे किए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जब वो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो पूरे ख़ित्ते में, यानी उनका इशारा साउथ एशिया की तरफ था, साउथ एशिया में का मजबूत तरीन मुल्क पाकिस्तान बनकर उभरा और पाकिस्तान की तरक्की की शरह 8% थी। दूसरी मरतबा उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मैंने एटमी धमाके किए। वाजपेयी जो है वो पाकिस्तान आया, भारतीय वज़ीर आज़म, और उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया।
अब तीसरी मरतबा की जब उन्होंने बात की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो भी मौजूद थी स्टेज पर, और तीसरी मरतबा की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान मिला, बम धमाके थे, बिजली जो है वो गायब होती थी 22 घंटे एक दिन में जो है वो गायब रहती थी, और हमने लोड शेडिंग को ख़त्म किया, दहशतगर्दी को उखाड़ फेंका। अब इस हवाले से उनकी जो तकारीर थी उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी की मसले की जड़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार देते थे, और रेंटल पावर प्लांट्स का केस हो, दीगर केस हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और बड़े मशहूर जुमले हैं शहबाज शरीफ के भी कि करप्शन का पैसा है, स्विस बैंकों में है, पेट फाड़ कर निकालेंगे और सड़कों पर घसीटा जाएगा, लाड़काना की सड़कों पर घसीटा जाएगा आसिफ अली जरदारी को। अलबत्ता अब उन्हीं की मौजूदगी में उन्होंने अपनी जो तीसरी मरतबा की हुकूमत है उसके जब कारनामे गिनवाए तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बिजली के अंधेरों से निकाला, क्योंकि हमें जो मुल्क मिला था उसमें लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और दहशतगर्दी थी। फिर उन्होंने अपनी जो है वो तारीफ़ें अपने भाई की, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, हस्पताल के हवाले से उन्होंने बात की, वो बनवाए। फिर उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत पर जो इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है वो पढ़कर उन्होंने सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, अब कितना है, चीनी 55 रुपए किलो थी, अब कितनी है। पहले इमरान खान के हवारियों और एटीएम मशीन्स जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, उनकी जेबों में पैसा जाता है जो कि इजाफ़ी पे किया जाता है, किसी किसान को वो पैसे नहीं मिलते। फिर उन्होंने कहा कि डॉलर हमारे दौर में 104 रुपए का था, अब डॉलर जो है वो कहाँ पहुँच चुका है, कीमतें 200 गुना बढ़ गई हैं, दवाओं की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान की आधी आबादी पहुँच चुकी है। 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, 50 लाख घर देने का वादा किया था, अब जो है वो 3 से 4 गुना बिजली के गैस के बिल्स आ रहे हैं। जो BRT है पेशावर में उसको 110 अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को उन्होंने और अलीमा ख़ान को सवाल उनके ऊपर उठाया कि उन्होंने जायदादें कैसे बनाई, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सवाल किया, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से NRO मांगता कौन है। फिर उन्होंने कहा कि अभी हालिया जो चंद रोज़ पहले पेशावर का वाक़या कि जहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने से 7 कोरोना के पेशेंट्स वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके हवाले से बात की। और फिर उन्होंने कहा कि सकूत कश्मीर हो चुका, सऊदी अरब हो या चीन, पाकिस्तान के ताल्लुकात इनके साथ अच्छे नहीं चल रहे। ये उनकी हुकूमत की तरफ तनकीद थी। और दूसरी तरफ उन्होंने जब फ़ौज के हवाले से बग़ैर नाम लिए, किसी का भी नाम लिए बग़ैर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि धांधली जो है वो चंद जर्नैलों का फ़ैसला था, ऐसी किसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद कर उनके कहे हुए, उनके बताए हुए फ़ैसले करे। फिर उन्होंने अपनी एक सफाई पेश की, उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि नाम ना लो, ज़िम्मेदार इमरान है या जो उसे लाए हैं, मुल्क को बर्बाद कर दिया है और मुझे कहा जाता है कि नाम ना लो। आइन शिकनी आप करो तो क्या मैं वापडा का नाम लूँ? वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें आप फलांगो तो क्या मैं महकमा ज़राअत की शिकायत करूं? मर्ज़ी के फ़ैसले आप करवाएं अदलिया से तो क्या मैं शिकायत महकमा औकाफ़ को करूं या महकमा जंगलात को करूं? RTS इलेक्शन चोरी करवाएं आप तो महकमा सेहत को क्या इसके ऊपर इल्ज़ाम दिया जाए? मेरा जुर्म सच बोलना है और मैं सच बोलता रहूँगा। ये है साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर, जो कहते हैं कि आइन शिकन जर्नैल पसंद नहीं करते, मेरी गुफ्तगू तो ना करें। फिर उन्होंने कहा कि वॉर गेम्स जिनको करनी चाहिए वो पॉलिटिकल गेम्स करते हैं, मैं उनके नाम इस वजह से लेता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फ़ौज पर इल्ज़ाम लगे। फिर उन्होंने एक तंबीह, एक वार्निंग के अंदाज़ में ये कहा कि कोई फ़ौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती, इनसे खौफ मत खाएं, अंग्रेज़ों के बाद चंद जर्नैलों के ग़ुलाम बनना गवारा नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं फ़ख्र करता हूँ जो लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान हुक्म देंगे, जमा कराए गए इस्तीफ़े जो हैं वो पेश कर दिए जाएंगे। तो बॉल उन्होंने फेंक दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के कोर्ट में, और अब मौलाना फजलुर रहमान ये फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें जिसकी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में या फिर पार्लियामेंट के किसी भी जो है वो हिस्से में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके इस्तीफ़े पेश करने या ना करने का फ़ैसला अब करना है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि कैप्टन हैं
अपोजिशन की तहरीक के पाकिस्तान का 2007 मार्च से अब तक देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत, गुज़श्ता हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की, उससे पहले पीपल्स पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी दौर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी हुकूमत को परफॉर्म करने से रोकती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाती। किस हुकूमत को किसने मुतज़लज़ल किया, उसकी दौरे हुकूमत में किसने इंतशार फैलाया, वो इंतशार जो है वो फैलाना दुरुस्त था या नहीं था, ये फ़ैसला ज़ाहिर है कि अवाम करते हैं अपने वोट के ज़रिए। और यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में हमें एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो जमातें इलेक्शन नहीं जीत पाई, हमेशा से धांधली का शोर पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में मचाना एक वतीरा है। जो जमात इलेक्शन हार जाती है, इंतखाबात में शिकस्त खाती है, उसका वतीरा है कि वो शोर मचाती है। लेकिन फ़र्क ये है, वो शोर तो ज़रूर होता है लेकिन तहरीक की सूरत इस तरह से इख्तियार नहीं करता। यहाँ पर फ़र्क ये है कि वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत, जो साबिक़ अदवार में हुकूमतें रही हैं, उनके जो लीडरान हैं, चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो या ज़रदारी ख़ानदान हो, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस के लिए और उनको चलाने के लिए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म नज़र आते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं कोई NRO नहीं दूंगा, मैं इनका एहतसाब करूंगा। एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा, ये किसी को सज़ा हुई है या नहीं हुई, ये सारे सवालात मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त इस नारे की वजह से और इस तमाम सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान एक बदतरीन सियासी इंतशार का शिकार है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर आप जाएं और देखें इंटरनेशनल सिनेरियो में, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना बाकायदा अजीत डोवल अगर आप देखें या भारत की पॉलिसी देखें, जिसमें वो एलानिया तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़, पाकिस्तान की कमज़ोरियों पर हम काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, हम उसमें इंस्टेबिलिटी पैदा करके पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, ये किसी बैरूनी ताकत के इशारे पर है या नहीं, ये सवाल जो है वो लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं उसके ऊपर ख़ुद कोई जजमेंट पास नहीं करूँगा। अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो गुज़श्ता 2 रोज़ से बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट किसी बैरूनी इशारे पर यह सब कुछ कर रही है। फ़िल वक्त जो हमें एजेंडा मालूम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, आइंदा की हिकमत अमली वो है जनवरी का आखिर या फरवरी के अवाइल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद का रुख करेगी। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, देखते हैं कि वो जब आएंगे क्या वो किसी भरपूर कुव्वत के साथ आते हैं या फिर लाहौर जलसे की तरह, जहाँ पर एक साइजेबल क्राउड 11 जमातें और लाहौर के मुस्लिम लीग नून के गढ़ होने के नारों के बावजूद उस किस्म का क्राउड इकट्ठा करने में नाकाम रही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्या उसी किस्म का कोई क्राउड लेकर आते हैं या कोई साइजेबल क्राउड लेकर आते हैं, उसकी भी साथ के साथ जो है वो कवरेज यहाँ पर करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।